मैं बंगाल के कोयला क्षेत्र के केंद्र में रानीगंज नामक जगह पर हूँ, जहाँ क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अब इस इलाके में कई खुली कोयला खदानें या ओपन पिट कोयला खदानें फैली हुई हैं, जिसमें वह भी शामिल है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। बंगाल विधानसभा इलेक्शन से पहले कोयला टीएमसी और बीजेपी के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा रहा है। And the BJP in the run-up to the Bengal Assembly election. 1777 সালে পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়, আর সেই কয়লাই দেশের শিল্প বিপ্লবের জ্বালানি জুগিয়েছিল। কিন্তু সেই কালো হীরের চমক রাজনৈতিক চক্রব্যূহে হারিয়ে তারপর 2011 এলো। জল জঙ্গল জমি ধ্বংস করার সাথে সাথে খোকা বাবুর পরিবার কয়লা পাচারকেও তাদের পারিবারিক ব্যবসা করে তুললো। বেনামি খাদান থেকে বিজেপি টাকা ইনকাম করে আর তৃণমূলকে চোর বলে। যত দোষ নন্দ ঘোষ তৃণমূলের নামে দিয়ে। लेकिन इस राजनीतिक दिखावे और नोक-झोंक से परे इस इलाके में होने वाले इस पूरे कोयला खनन कार्य की एक मानवीय कीमत है। मैं इस वक्त हरीशपुर नाम के एक गांव में हूं और कुछ साल पहले यहां एक बड़ी घटना हुई थी, जहां इस गांव के कई घरों में दरारें आ गई थीं। अब ये कई अखबारों के लेखों और बहुत सी टेलीविजन कवरेज में आ चुका है, और आज जब मैं यहाँ हूं, यह अब भी वैसा ही है जैसा ये उस दिन था जिस दिन घटना हुई थी। अब अगर आप इस घर को देखें तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये रहने लायक नहीं है, और इस गांव में कई लोग हैं जो हमें बताते हैं कि दूसरे घरों में भी इसी तरह की दरारें आ गई हैं। तो मैं अब हरीशपुर गांव के अंदर इन सज्जन के साथ चल रहा हूं जो कहते हैं कि वे हमें अपना घर दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि क्या हुआ है। That he wants to show us and tell us what has happened. दिखाइए दादा एक बार। तो यह है यहाँ का पूरा गांव, और जैसा कि दादा हमें बता रहे थे कि कई घरों में बहुत सी दरारें हैं। अगर मृण्मय आपको यह भी दिखा सकें, दीवार में एक और दरार, और मैं आपको कुछ और दृश्य दिखाने के लिए बस इस घर में प्रवेश कर रहा हूं। यह सब, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी तरह से दरक गया है और सच में रहने लायक नहीं है। और इस गांव में सिर्फ एक घर नहीं, कई घर हैं जिनमें इस तरह की दरारें आ गई हैं। There are multiple homes that have developed. मुझे बोल रहे थे कि आप लोग वोट नहीं देना चाहते। वोट नहीं देने चाहते, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। आप लोग तो देख रहा कैसा हाल है। जो घर में नहीं है वो सब छोड़ छाड़ के चला गया, क्या करेगा। अभी इतना नेता लोग है, सब लोग बोलता है कि हम लोग मास्टर प्लान बना रहे हैं और सबका पुनर्वास करेंगे। वही तो बोल रहा था, मास्टर प्लान 6 साल से बना रहा है, व्यवस्था नहीं हो रहा है। बीजेपी या टीएमसी? कौन से नेता पे आपको ज्यादा विश्वास है, बीजेपी ना टीएमसी? आप सरकार में है टीएमसी देख लिया 6 साल। आप देखो फिर वोट आने वाला है, अब कोई पार्टी आएगा कोई ठीक नहीं है, न तृणमूल आएगा न बीजेपी आएगा, कोई ठीक नहीं है। आपके हिसाब से किसको आना चाहिए तो आप लोग को थोड़ा फायदा हो उससे? तो जो भी पार्टी आएगा वैसे वैसे ही रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यही मतलब देखो 6 साल जो हमको बीत गया है, कोई इलेक्शन का समय सब आ रहा है, व्यवस्था के लिए तो वैसे ही होगा। इलेक्शन का टाइम सब आ रहा, इलेक्शन खत्म, बस हरीशपुर ऐसे ऐसे रह रहा। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। समस्या यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ कागजों पर ही लगता है। अब मैं विजयनगर नाम की एक जगह पर हूं, जो एक ऐसा इलाका है जहां उन कई लोगों को बसाया जाना था जिनके घर जमीन धंसने से प्रभावित हुए थे या जिनके घरों में दरारें पड़ गई थीं। लेकिन यह सचमुच एक भुतहा शहर है। मैं इन अधबनी और अधूरी इमारतों से घिरा हुआ हूं जहां कोई नहीं रह रहा है, और ऐसा लगता है कि इन सभी क्लस्टरों में यही स्थिति है। अब करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और केंद्र और राज्य सरकार यानी टीएमसी और बीजेपी दोनों ने इस पूरे प्रयास का प्रचार यह कहते हुए किया है कि यह सब उनकी वजह से हो रहा है। सवाल यह है कि जब इस तरह की परियोजनाएं अधूरी या नामुकम्मल रह जाती हैं तो क्या होता है। अब कुछ क्लस्टर ऐसे हैं जहां लोग हैं और मैं उनसे बात करने जा रहा हूं और उनसे यह समझने की कोशिश करूंगा कि वे यहां कब आए और इन खंडहरों के बीच अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, अगर आप इन्हें कॉल सकें। काम जैसे बाहर में जैसे भी थे सब चला लेते थे, अपना जगह अपना स्वतंत्रता रहता है, जैसे अपना जगह पर अपना आज़ादी रहता है। यहाँ पर आए तो कुछ आज़ादी नहीं है, ऊपर से काम धंधा कुछ होता नहीं है, किसी का में खाना होता है तो किसी का नहीं होता है, ऐसे करके चल रहा सब। तो अभी तो चुनाव आ रहा है, बहुत नेता लोग बहुत वादा कर रहे हैं। तो बहुत कुछ बोलता है लेकिन होता नहीं है। अभी फिलहाल रोड का हालत इतना खराब है जो कुछ कहने का नहीं। कोई भी कहीं टोटो उलट जाता है,
बाइक उलट जाता है, कोई बच्चा लेके गिर जाता है। 3/5/2011 के धसान हुआ था सर। ठीक है। रात सुबह 3:45 बजे। हाँ, हमारी छोटी बच्ची से हम अभी दौड़े हुए आई, चाचा चाचा बस से एकदम नीचे चला गया। नीचे बस का बहुत से मैंने क्षति हुआ है सर। तो हम भी सुबह में उठ कर दौड़ कर देखते हैं, बाप रे बाप हो रहा बच्ची है। ये होने के कितने साल बाद आप यहाँ आए बाबा? 3/5/2000 का धस दिन सर। हाँ। और हमरा 2022-23 से मिला था कैसे रहे थे? सर। किसी तरह से वहाँ पर जीवन गुजार कर रहे थे अपना। टूटा फटा, किसी को घर नहीं था, सब गाछ के नीचे था सर। हाँ, कोई मैंने भाड़ा में रह रहा था, मतलब इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। पप्पू ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि आप लोग तो इस तरफ थोड़े आबाद हैं, ये बाकी घर से ही पड़े हुए हैं, इधर भी हम देख रहे हैं फिनिश नहीं हुआ है, ये क्या परिस्थिति है पूरी? इनका रीज़न ये है सर कि काफ़ी लोग यहाँ आने का सोचे थे, लेकिन जैसा यहाँ का माहौल है, ये माहौल देख के यहाँ को आना नहीं चाहते। और हम लोगों को यहाँ पर शिफ्टिंग करने का बहुत सारा वादा किए थे, बहुत सारा फॉर्मेलिटी प्रोवाइड करने का वादा किए थे, बहुत सारा सुविधा देने के बात किए थे, लेकिन इसमें से कुछ फॉर्मेलिटी नहीं मिला। हम लोगों को सिर्फ उठाकर यहाँ शिफ्टिंग दे दिया है, बहुत सारा सुविधा से वंचित कराया गया। और यहाँ पर हम तो बोलेंगे सर, आने के बाद हम लोगों को और प्रॉब्लम हो गया। ऐसे क्यों? क्योंकि हम लोग जहाँ पर थे वहाँ पर पानी की, बिजली की सुविधा बहुत थी। यहाँ पर आने के बाद पानी की सुविधा तो बहुत प्रॉब्लम थी, अभी कुछ सॉल्व हो गया है, लेकिन बिजली की प्रॉब्लम अभी भी खड़ी है। इलेक्ट्रिक बिल सबकी ज़्यादा आ रही है। हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे, जैसे बोलता है ना उठते बनता है ना निगलते, उसी तरह के जीवन हम लोग का यहाँ हो गया। तो ये समझाइए, जैसे हमारे दर्शक जो होंगे, कि पहले कैसे अलग था? जैसे जब आप फ्लैट में नहीं गांव में थे तो कैसे अलग? गांव में हम लोग का सब चीज़ का साधन था सर, वहाँ देखिए अपना जगह रहा, सब चीज़ का साधन रहा। और यहाँ पर आने के बाद देखिए हम लोग को बाहर से ला के यहाँ पर दे दिया कि यहाँ के भी लोग सोचता है कि बाहरी लोग है। कोयला एक बड़ा व्यवसाय है। यह भारी उद्योगों से लेकर हमारे राष्ट्रीय ग्रिड तक हर चीज को ऊर्जा देता है, लेकिन शायद यह जिसे शक्ति नहीं दे पाया है, वह उन लोगों के जीवन की बुनियादी गरिमा है जिनके घरों को यह कोयला निकालने के लिए खोखला कर दिया जाता है। अब बंगाल में अगली सरकार जो कोई भी बनाए, उसके लिए यह सुनिश्चित करना अच्छा होगा कि इस क्षेत्र में चल रही सभी योजनाएं कागजों से जमीन पर उतरें।